चारों तरफ मंदी के आसार उत्पन्न हो रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। A huge crisis is facing the nation today. भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की, अमीरों की पार्टी है। दोस्तों, जहां युद्ध में एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन चल रहे हैं, वहीं पर भारत में सोना भाग रहा है, चांदी चमक रही है। लेकिन एक धातु ऐसी है जो चुपचाप अगली बड़ी कहानी लिख रही है। जी हां, अगर आप निवेश कर रहे हैं और इस अवसर का कुछ लाभ उठाने जा रहे हैं तो ये खबर ज़रूर देखिए और अपनी नज़र रखिए किस पर? कॉपर पर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जनवरी 2026। दुनिया भर के बाजारों में एक अजीब हलचल थी। कॉपर यानी तांबा अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच चुका था। कीमत लगभग $14,500 प्रति टन के आसपास थी। ये सिर्फ एक धातु की कीमत नहीं थी, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज थी। लेकिन फिर अचानक पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव गहराता है और देखते ही देखते कॉपर की कीमत गिरने लगती है। मार्च आते आते यही कीमत $12,000 के आसपास पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है, जब युद्ध हो रहा है तो सोना चांदी तो बढ़ते हैं, फिर कॉपर क्यों गिर रहा है? इसको समझिए तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त अगर गिरते हुए कॉपर को आपने थाम लिया तो ये कॉपर आपको कहां ले जा सकता है। जी हां, समझिए। दरअसल कॉपर कोई सुरक्षित निवेश नहीं माना जाता। सोना तब खरीदा जाता है जब डर होता है, लेकिन कॉपर तब खरीदा जाता है जब विकास होता है। समझिएगा, तांबा इस्तेमाल होता है बिजली की लाइनों में, घरों के निर्माण में, फैक्ट्रियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और अब तो AI डेटा सेंटर तक में। इसलिए इसे दुनिया डॉक्टर कॉपर कहती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की सेहत बता देता है। I think the option for India is to focus on domestic reforms, to make sure that India's house is in order, which is improving the ease of doing business. That will help having more investment in the country, create more jobs, raise living standards. So I think focusing much more on the Indian economy itself and how you can improve not just the ability to transact in land and in labor, but also build human capital, health, address pollution, all of that is going to be very important. युद्ध चलते हैं, युद्ध खत्म होते हैं, उसके बाद निर्माण होता है और इसी निर्माण में कॉपर अपना रास्ता बना लेता है। जब कॉपर गिरता है तो इसका मतलब होता है कि दुनिया को डर है, आर्थिक मंदी आने वाली है और यही अभी भी हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई
ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल महंगा होने का मतलब है खनन माइनिंग महंगी हो जाएगी, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ गई है और पूरी दुनिया में उत्पादन धीमा पड़ सकता है। निसंदेह ये टीम इंडिया की तरह काम करना ही संकट के समय आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसलिए कि जिस तरह से पश्चिम एशिया का और खाड़ी देशों का संकट आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है, चारों तरफ मंदी के आसार उत्पन्न हो रहे हैं, भारत में भी कठिनाइयां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का बेहतर प्रबंधन, चाहे वो कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का सवाल हो, चाहे वो रिफाइनरीज की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, एलपीजी के उत्पादन क्षमता में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की गई है और दूसरी तरफ लगातार कच्चे तेल का आयात 27 के बदले अब 41 देशों से हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ईरान ने जिन 5 देशों को जहाज ले जाने की अनुमति दी है उसमें भारत भी शामिल है, लेकिन बेहतर तरीके से आम लोगों को इसका लाभ मिल सके, लोगों की कठिनाइयाँ कम हो, इसीलिए मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जो केंद्र और राज्य के बीच का समन्वय है उसे अगर स्थापित करते हैं तो फिर इस समस्या का तार्किक समाधान ढूंढा जाना बहुत आसान होगा। इसीलिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसके साथ एक और बड़ा खतरा, हुर्मुज़ स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और ज़रूरी केमिकल्स गुजरते हैं। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो कॉपर बनाने की पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यानी एक तरफ लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ मांग घटने को डर हो रहा है। इसी वजह से कॉपर पर दबाव बन गया है। देखिए, इस युद्ध का बुरा प्रभाव सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान उनसे कोई अछूता नहीं है। आप देखिए कि होटल बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस पे अभी तो 22 रुपये बढ़ाया है और जितनी बड़े पैमाने पर कमी होने जा रही और है उसके तहत हमारी ऑयल कंपनी जो हैं उन सबको बहुत घाटा हो रहा है और हमें लगता है कि सरकार इंतजार कर रही है कब ये 4 राज्यों को चुनाव हों और कब पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपये लीटर बढ़ाए जाएं। अभी हमारे सामने तो कोई पेश नहीं किया, बात जरूर की। देखिए, सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों पूंजीपतियों को घाटा न हो, जनता चाहे जहां बाहर में जाए इनके लिए इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कहानी हुजूर यहीं पर ख़त्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है। दुनिया में आज जो सबसे बड़ी दौड़ चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी की। हर एक इलेक्ट्रिक कार में सामान्य कार से 3 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। हर एआई डेटा सेंटर को भारी मात्रा में कॉपर चाहिए होता है। हर सोलर प्लांट, हर पावर ग्रिड कॉपर के बिना अधूरा है। यानी आज भले ही बाजार डर रहा है, लेकिन सुनिएगा, लेकिन भविष्य पूरी तरह कॉपर पर टिका हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 10-15 सालों में कॉपर की मांग 50% तक बढ़ सकती है। No, first is he had got a very golden opportunity. I personally feel all the 3 times he got elected with a thumping majority. First time and second time also it was a, they got more number of seats, and third time now it is a more of an alliance also is there, even though they have got number of seats. But I personally feel it is nothing to do with Mr. Modi Saab. I don't have any personal agenda against him. But today if you see the whole country as such, when you compare to other countries, today comparison as to whom? Today Bangladesh per capita income is much more better than India. If you see Indian currency last 10-11 years, we have fallen 60% of value of our currency has gone. If you compare to the entire Southeast Asia or South Asia, apart from Sri Lanka and apart from say Afghanistan, we have fallen very bad in currency. So this is the only currency in Asia which has fallen so badly in last 10 years.
Nobody wants to discuss about it. So when you say we are one of the most powerful country, when you say we are a more powerful country, we are a developing nation. So definitely when you see Thailand, last 11 years only 10% or 15% of deficit of currency is there. When you see other countries, small countries, they have done outperformed us. Per capita income in Bangladesh is better than India today. So where are we standing today in terms of export, in terms of debt? So where are we standing? So the whole concept what he started with, today the whole narration he himself has changed. Absolutely there is no growth in this country. We are having around about 200 lakh crores more debt in this country. From 1947 to 2014, we had an outstanding of 55 lakh crores. Now we have crossed 200 lakh crores. When 2014, the dollar was at 58 rupees a dollar. Now it is almost 94 rupees a dollar. Even though from 2004 to 2014, average our buying price of crude oil was of 95 to $100. Last 11 years, the average crude buying price is around about $60 to $65. There is a windfall gain. In spite of that, our economy is not great. So there is somewhere the entire the track itself has been changed, Mr. Modi Sahab. I think even now there has to be a very strong introspection. But I wish him all the best. Anyway, he is now again for the third time he has become a prime minister. I wish him all the best. अब सवाल आता है, इस पूरे युद्ध में पैसा कौन कमा रहा है? सबसे बड़ा आप जानना चाहेंगे इस युद्ध में पैसा कौन कमा रहा है? सबसे पहले आते हैं ऑयल कंपनीज। जैसे ही युद्ध शुरू होता है तेल कीमतें बढ़ती हैं और हर बैरल पर उनका मुनाफा बढ़ जाता है, यानी असली कमाई सबसे पहले यही हो रही है। दूसरे नंबर पर हैं बड़े माइनिंग जेंट्स, जो आज भले ही दबाव में हो लेकिन भविष्य में यही कंपनियां सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो कीमतें आसमान छुएंगी। आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, और मैं अगर गलत हूं तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर। 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया, 43 कंपनियों का। इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे देश को जानना चाहिए। और तीसरे सबसे चालाक खिलाड़ी यानी ट्रेडर्स एंड हेज फंड्स, ये लोग डर में बेचते हैं और उम्मीद में खरीदते हैं, यानी बाजार गिर रहा है हो या चढ़ रहा हो, पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, छोटे उद्योगों का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का और उन देशों का जो महंगे कच्चे माल पर निर्भर है। A huge crisis is facing the nation today. The manner in which Indian rupee has been devalued to rupees 93 to a dollar is worrisome, not only for India's economy but also for the jobs sector in India.
we are getting hammered while Government of India and BJP government, Modi government and BJP units remain on a mute mode. May I remind you, when $1 was equivalent to 54 rupees, Prime Minister Modi used to say कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है. As the value of the rupee falls, the prestige of the Prime Minister also falls. That was when rupee was 54 rupees to a dollar during Dr. Manmohan Singh's time. Today, Indian rupee, our own rupee, has fallen to 93 rupees to a dollar. But BJP, Prime Minister Modi and their government remains on a mute mode. Ordinary households, small dhabas and restaurants, small eateries, they are all feeling crisis today. No commercial gas is available, no domestic gas is available. People are buying gas cylinders in black at rupees 1300 per gas cylinder. At this price, we will have to keep security guards to guard every cylinder in India. What is the response of the BJP? Zilch, zero. They are not saying a word. Today, Modi government raised the price of premium oil, petrol and diesel by 2 rupees 50 paisa to 2 rupees 40-60 paisa. This is a prelude to now increasing the price of petrol and diesel in India. Twice you have raised the price of domestic gas. 3 times you have raised the price of commercial gas. Today you have raised the price of premium petrol and premium diesel. Tomorrow you will again raise the price of petrol and diesel. What should the ordinary Indian do? Does BJP have any answer? Do they even have a right to go and seek votes? Whether in local bodies, in Kerala, in Bengal, in Assam, or even in the 2 by-elections of Karnataka. We demand of the BJP, their state president, their CLP leader, their MLAs, their MPs, their union ministers. We demand from Mr. Kumaraswamy, why is he mum? Why are they quiet? Price of commercial gas goes up 3 times. Price of domestic gas goes up 2 times. Price of premium petrol and diesel goes up. Price of petrol and diesel is about to go up. Unemployment rate for graduates in India is 67%. Artificial intelligence revolution is leading to loss of jobs in India. But BJP only does Hindu-Muslim, Hindu-Muslim. So we want to ask them this question. They have no right to seek people's votes till they answer these questions. As far as Congress party is concerned, in Karnataka as also in rest of the states, we are united. I am here. My colleague AICC secretaries are here because Congress party believes even a single person's viewpoint must be heard. Every single Congress karyakarta, every single Congress leader has a right to express their aspiration, express their demand, express their hope, and then we decide as a family, and then we will work unitedly. India is passing through a huge crisis. Congress party is the only party where people look towards. And that's why we are going to work unitedly. You were skeptical, but we won both the seats in by-election. Everybody said you will not win the seats because you have not won for 50 years. But we won the seats because people of Karnataka are with us. Ordinary people, poor people are with us. We are again going to win the 2 by-elections in assembly with blessings of our brothers and sisters of Karnataka. Thank you. अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल,
क्या कॉपर में भी सोने जैसी आग लगेगी? आज की स्थिति साफ है। छोटे समय में डर है, दबाव है, गिरावट है, लेकिन लंबे समय में एक ऐसा विस्फोट छुपा हुआ है जो पूरी दुनिया के बाजार को बदल सकता है, क्योंकि भविष्य की दुनिया तेल से नहीं कॉपर से चलेगी। एक टाइम ऐसा था, आज से 30 साल पहले, जब गुजरात देश का नंबर 1 राज्य होता था, संपन्न था, सुखी थे लोग, सब कुछ था गुजरात के लोगों के पास। 30 साल के अंदर भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को। आज बिल्कुल नीचे के पायदान पे आता है, पूरे सारे राज्यों के अंदर सबसे नीचे गुजरात आता है। इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया गुजरात को। भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की, अमीरों की पार्टी है। इसमें के अरबपति, खरबपति नेता हैं सारे के सारे। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का बजट आता है हर साल। कहां जाता है? सरकारी पैसा कहां जाता है? सारा का सारा अमीरों के ऊपर खर्च देते हैं। सोना आपको बचाता है, लेकिन कॉपर आपको अमीर बना सकता है। अगर आपने समय रहते इसे समझ लिया तो अगली बार जब बाजार में हलचल हो तो सिर्फ सोने की कीमत मत देखिए, कॉपर पर भी नज़र रखिए, क्योंकि असली खेल वहीं चल रहा है। क्या होगा इस खेल में? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन राजा बनेगा और कौन रंक? जो भी होगा द स्वतंत्र पर आपको बिना लाग लपेट के दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।